लेसन 3 बिहार का प्राचीन इतिहास पार्ट 1। 3 बिहार का प्राचीन इतिहास। प्राचीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त महत्वपूर्ण तथ्यों से स्पष्ट होता है कि यह राज्य पवित्र गंगा घाटी में स्थित भारत का उत्तरोत्तर क्षेत्र था, जिसका प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवमयी और वैभवशाली था। यहाँ ज्ञान, धर्म, अध्यात्म व सभ्यता संस्कृति की ऐसी किरण प्रस्फुटित हुई जिससे न केवल भारत बल्कि समस्त संसार आलोकित हुआ। बिहार प्रागैतिहासिक स्थल चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर, मुंगेर, मनेर, पटना, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, गया बराबर पहाड़ियां आदि। ऐतिहासिक स्थल पुरापाषाण कालीन स्थल मुंगेर, नालंदा, कैमूर की पहाड़ियां आदि। मध्यपाषाण काल नालंदा, मुंगेर, नवादा, जमुई आदि। नवपाषाण कालीन स्थल मनेर, पटना, चिरांद, श्वेतपुर, वैशाली, सैनुआर, रोहतास आदि। कालखंड के अनुसार बिहार के इतिहास को दो भागों में बांटा जा सकता है। 1 प्राक ऐतिहासिक काल, 2 ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल। बिहार में ऐतिहासिक युग से करीब 1 लाख वर्ष पूर्व का काल प्राक ऐतिहासिक काल माना जाता है। प्राक ऐतिहासिक काल में बिहार के विभिन्न भागों में आदिमानव रहा करते थे। आदिमानव से जुड़े विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जिन स्थलों से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे मुंगेर, पटना एवं गया हैं। इनमें सोनपुर, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना उल्लेखनीय हैं। प्लीस्टोसीन काल के पत्थर के बने सामान और औजार बिहार में विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। चिरांद, सारण एवं सोनपुर, गया से काले एवं लाल मृदभांड युगीन, हड़प्पा युगीन अवशेष मिले हैं। हड़प्पा युगीन साक्ष्य ओरियम, भागलपुर, राजगीर एवं वैशाली में भी मिले हैं। प्राक ऐतिहासिक बिहार का निम्न युगों द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। पूर्व प्रस्तर युग 10,000 ईपू से पूर्व। आरंभिक प्रस्तर युग के अवशेष यथाहस्त कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, रजरप्पा, हजारीबाग एवं संजय घाटी, सिंहभूम में मिले हैं। ये साक्ष्य जेठियन, गया, मुंगेर और नालंदा जिले में उत्खनन के क्रम में प्राप्त हुए हैं। मध्यवर्ती प्रस्तर युग 10,000 ईपू से 4,000 ईपू। इसके अवशेष बिहार में मुख्यतः मुंगेर जिले से प्राप्त हुए हैं। इसमें साक्ष्य के रूप में पत्थर के छोटे टुकड़ों से बनी वस्तुएं तथा तेज धार और नोक वाले औजार प्राप्त हुए हैं। नव प्रस्तर युग 4,000 ईपू से 2,500 ईपू। इस काल के ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में पत्थर के बने सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं। हड्डियों के बने सामान भी प्राप्त हुए हैं। इस काल के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद, सारण जिला और चेचर, वैशाली से प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण युग 2,500 ईपू से 1,000 ईपू। चिरांद और सोनपुर, गया से काले एवं लाल मृदभांड को सामान्य तौर पर हड़प्पा की सभ्यता की विशेषता मानी जाती है। बिहार में इस युग के अवशेष चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर, गया, मनेर, पटना से प्राप्त हुए हैं। उत्खनन से प्राप्त मृदभांड और मिट्टी के बर्तन के टुकड़े से तत्कालीन भौतिक संस्कृति की झलक मिलती है। इस युग में बिहार सांस्कृतिक रूप से विकसित था। मानव ने गुफाओं से बाहर आकर कृषि कार्य की शुरुआत की तथा पशुओं को पालक बनाया। मृदभांड बनाना और उसका खाने, पकाने एवं संचय के उद्देश्य से प्रयोग करना भी सीख गया था। ये सभी साक्ष्य को हम प्री एरे एज बिहार का इतिहास भी कह सकते हैं। ऐतिहासिक काल। इस काल का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है, क्योंकि ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। बिहार में आर्यीकरण इसी काल से प्रारंभ हुआ। पूर्वी भारत की ओर आर्यों ने उत्तर वैदिक काल 1000-600 ईपू में बढ़ना शुरू किया था। शतपथ ब्राह्मण ने आर्यों के आगमन और विस्तार का उल्लेख किया है। वराह पुराण में किकट को अशुभ और गया, पुनपुन और राजगीर को शुभ स्थान बताया गया है। बिहार का प्राचीनतम वर्णन अथर्ववेद 10वीं-8वीं शताब्दी ईपू एवं पंचविश ब्राह्मण 8वीं-6वीं शताब्दी ईपू में मिलता है। इन ग्रंथों में बिहार के लिए व्रात शब्द का प्रयोग है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि अथर्ववेद की रचना के समय ही आर्यों ने बिहार के क्षेत्र में प्रवेश किया। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। 800 ईपू में रचित शतपथ ब्राह्मण में गांगे घाटी के क्षेत्र में आर्यों द्वारा जंगलों को जलाकर और काटकर साफ करने की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। ऋग्वेद में कीकट क्षेत्र के अमित्र शासक प्रेमगंध की चर्चा आती है, जबकि आर्यों के सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रारंभ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना के समय हुआ। पेज 14। शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक, कौशिकी आरण्यक, सांखायन आरण्यक,
वाजस्नेयी संहिता, महाभारत इत्यादि में वर्णित घटनाओं से उत्तर वैदिक कालीन बिहार की जानकारी मिलती है। ग्रंथों के उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार आर्यों ने मगध क्षेत्र में बसने के बाद अंग क्षेत्र में भी आर्यों की संस्कृति का विस्तार किया। वाराह पुराण के अनुसार कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है, जबकि वायु पुराण, पद्म पुराण में गया, राजगीर, पुनपुन आदि को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया है। वायु पुराण में गया क्षेत्र को असुरों का राज कहा गया है। आर्यों के विदेह क्षेत्र में बसने की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। इसमें विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदानीरा नदी, आधुनिक गंडक तक पहुंचने का वर्णन है। इस क्रम में अग्नि ने सरस्वती नदी से सदानीरा नदी तक जंगल को काट डाला, जिससे बने खाली क्षेत्र में आर्यों को बसने में सहायता मिली। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है, जहां ताड़का राक्षसी का वध हुआ था। महाजनपद। बौद्ध और जैन साहित्य में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 6ठी शताब्दी में भारत में कई छोटे राज्य थे जिन पर मगध का आधिपत्य था। 500 BC में 16 राज्यों और गणराज्यों का उद्भव हुआ, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता है। 1. अंग। बिहार में भागलपुर और मुंगेर के आधुनिक प्रमंडल एवं झारखंड के साहिबगंज और गोड्डा जिलों के कुछ हिस्से। 2. मगध। पटना और गया के प्रमंडलों वाला राज्य, जिसकी आरंभिक राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। 3. वज्जी। 8. कबीलाई गणराज्यों का संघ, बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। राजधानी थी वैशाली। 4. मल्ल। ये भी एक गणराज्य संघ था जिसमें आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले आते थे। इसकी 2 राजधानी थी, कुशीनारा और पावा। 5. काशी। वर्तमान में बनारस का इलाका, राजधानी वाराणसी थी। 6. कौशल। वर्तमान का फैजाबाद, गोंडा, बहराइच आदि जिले आते थे। राजधानी श्रावस्ती थी। 7. वत्स। वर्तमान समय के इलाहाबाद और मिर्जापुर आदि जिले इसके अंतर्गत आते थे। राजधानी थी कौशाम्बी। 8. छेदी, आधुनिक बुंदेलखंड, राजधानी शुक्तिमती। 9. कुरु। यमुना नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके, हरियाणा और दिल्ली। राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली। 10. पांचाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यमुना नदी के पूर्व के इलाके। राजधानी अहिच्छत्र। 11. सुरसेन। ब्रजमंडल को कवर करता है। राजधानी मथुरा में थी। 12. मत्स्य। ये राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर इलाकों को कवर करता है। 13. अवंती। आधुनिक मालवा, उज्जैनी और महिष्मती में राजधानी। 14. अश्माका। नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच, राजधानी थी पोतना। 15. गांधार। इसके अंतर्गत पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके और पूर्वी अफगानिस्तान के इलाके आते थे। राजधानी तक्षशिला और पुष्कलावती में थी। 16. कंबोज। इसकी पहचान आधुनिक पाकिस्तान के हजारा जिले के तौर पर की गई है। प्राचीन गणराज्य। प्राचीन बिहार में बुद्धकालीन समय में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्यों का उदय हुआ। ये गणराज्य हैं: 1. कपिलवस्तु के शाक्य। 2. सुमसुमार पर्वत के भाग। 3. केसपुत्र के कालाम। 4. रामग्राम के कोलिय। 5. कुशीनारा के मल्ल। 6. पावा के मल्ल। 7. पिपलीवन के मारिय। 8. आयकल्प के बुली। 9. वैशाली के लिच्छवी। 10. मिथिला के विदेह। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपदों का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। ये महाजनपद थे: वज्जी संघ महाजनपद, अंग महाजनपद एवं मगध महाजनपद। वज्जी संघ महाजनपद। वज्जी संघ 8 राज्यों और अटकुल का संघ था। ये 8 राज्य थे: वज्जी, लिच्छवी, विदेह, जातक, इक्ष्वाकु, फुरु, उग्र तथा भोग। वज्जी जनपद का सबसे प्रसिद्ध राज्य लिच्छवी था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली की स्थापना राजा विशाल ने की थी। वज्जी संघ के लिच्छवी गणराज्य को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। वज्जी संघ के अन्य प्रमुख राज्य थे मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक। पेज 15। अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी एवं इसका विस्तार भागलपुर तथा मुंगेर के क्षेत्र में था। मगध शासक बिंबिसार ने अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर इसे मगध में मिला लिया। मगध महाजनपद। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया है। मगध बुद्धकालीन शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। ये दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। ये 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई।
मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स व अवंती को अपने जनपद में मिला लिया गया। मगध पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंश। बृहद्रथ राजवंश। महाभारत और पुराणों के अनुसार बृहद्रथ छेदी के कुरु राजा वसु के सबसे छोटे बेटे थे। इस राजवंश का प्रख्यात राजा हुआ जरासंध, जो बृहद्रथ का पुत्र था। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था, जिसकी हत्या उसके एक मंत्री पुलिक ने कर दी थी और अपने नाबालिग पुत्र को मगध के सिंहासन पर आसीन कर दिया था। हर्यक राजवंश। इस राजवंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार ने 52 साल तक 544 बीसी से 492 बीसी तक शासन किया। उन्होंने वैवाहिक गठबंधनों के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उनकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी और प्रसेनजित की बहन थी। विवाह उपरांत बिंबिसार को दहेज में काशी प्रांत प्राप्त हुआ। दूसरी पत्नी छेलना लिच्छवी की राजकुमारी थी। इस वैवाहिक गठबंधन ने इसे उत्तरी सीमा में सुरक्षित कर दिया। बिंबिसार की तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र कबीले की राजकुमारी थी। इसको इसी के ही पुत्र अजातशत्रु 492-460 बीसी ने बंदी बना लिया और हत्या कर दी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार 80,000 गांवों जनपद का अधिपति था। प्रारंभ में उसकी राजधानी गिरिव्रज थी, पर बाद में उसने राजगृह में विशाल दुर्ग का निर्माण कर वहां हस्तांतरित कर दिया। बिंबिसार के आरंभिक शासनकाल के दौरान वर्धमान महावीर 6 वर्षों तक मगध क्षेत्र में नवीन जैन दर्शन का प्रचार करते रहे थे। बिंबिसार आरंभ में जैन धर्मावलंबी था। बिंबिसार के समय वैशाली की नगरवधु आम्रपाली की तरह राजगृह की नगरवधु शाल्वती बनाई गई थी। अजातशत्रु 494-462 बीसी ने अपने पिता की हत्या कर राज्य को छीन लिया। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु अपने पूरे शासनकाल के दौरान तेज विस्तार के लिए आक्रामक नीति का पालन करता रहा। इस नीति ने उसे काशी और कौशल की तरफ धकेल दिया। मगध और कौशल के बीच लंबी अशांति शुरू हो गई। कौशल के राजा को मजबूर शांति के लिए अपनी बेटी का विवाह अजातशत्रु से करना पड़ा और उसे काशी भी दे दिया। अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवियों के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी और वैशाली गणराज्य को जीत लिया। मगध और वैशाली के बीच 16 वर्षों तक युद्ध चलता रहा था। इस युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक तथा रथमूसल अस्त्रों का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इस जीत में अजातशत्रु का कूटनीतिज्ञ वससका और सुनिध का बड़ा योगदान रहा था। काशी, कौशल, वैशाली को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्लों को भी पराजित किया। मल्लों को पराजित करने से वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा भाग मगध में मिल गया था। अवंती, मालवा के राजा चंड प्रद्योत के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगृह का सुदृढ़ीकरण करवाया था। दोनों एक दूसरे से भयाक्रांत थे। शुरुआत में वो जैन धर्म का अनुयायी था, पर बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष 483 ईपू में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अवशेषों पर अजातशत्रु ने राजगृह में एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईपू राजगृह में वैभार पहाड़ी की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति में ही बुद्ध की शिक्षाओं को 2 भागों, सुत्त पिटक एवं विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया था। यह आज भी बौद्धों के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ बनी हुई है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने की थी, किंतु जैन ग्रंथ ऐसा नहीं मानते हैं। उदायन जैन धर्म को मानता था। उसने पाटलिपुत्र के मध्य एक जैन चैत्यालय का निर्माण करवाया था।